एक केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन पढ़ रहे थे, दैट इज केपी और केसी ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केपी एंड केसी पढ़ रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केपी एंड केसी ये पढ़ रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केपी एंड केसी ये पढ़ रहे थे, है ना। हाँ, वेंट ऑफ इक्वेशन भी अपने पढ़ा था, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ा था अपने। नेक्स्ट वी कैन राइट एज, आई थिंक दैट विल बी द पॉइंट नंबर 3 और 4 लाइक दैट। आप नेक्स्ट पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में वी कैन राइट दैट विल बी पॉइंट नंबर 4 लिख सकते हैं अपन। आई थिंक पॉइंट नंबर 1 में हमने केपी और केसी को डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट्स डिस्कस किया हमने पॉइंट नंबर 4 ना, तो अपन पॉइंट नंबर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ केपी और केसी, केपी एंड केसी will signify the extent to which the reaction of move in forward direction. The extent to which reaction move in forward direction. A reaction shift in forward direction. In forward direction. ठीक है ना, अपन ऐसे बता सकते। तो अगर हमें क्वेश्चन में केपी और केसी का वैल्यू गिवन है ना, तो वी कैन से दैट आई कैन प्रेडिक्ट की रिएक्शन कितना, बिकॉज केपी और केसी के इक्विलिब्रियम जो होता है ना, दैट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट raised to the power of its molar coefficient divided by ratio of concentration of the reactants. तो अगर इनका वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब अगर इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। इसका वैल्यू कम है, इसका मतलब है, इसका वैल्यू अगर कम होगा तो इसका मतलब है प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। ऐसे अपन लिख सकते हैं। सो व्हाट आई विल राइट जनरली, अपन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इस पॉइंट से क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पॉइंट से सॉल्व करेंगे। इफ केसी और केपी इज केपी, अगर केसी लिखूंगा तो एक ही बात है, बस उनको दोनों में डिफरेंस पता है। केसी मतलब कंसंट्रेशन टर्म भी होंगे, प्रेशर टर्म भी होंगे, और केपी मतलब सिर्फ प्रेशर टर्म होंगे, वो अपन को अच्छे से पता है। सो इफ केसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की पावर 3, मतलब अगर इसका वैल्यू 10 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो 10 की पावर 3 टाइम्स ज्यादा है रिएक्टेंट से। देन अज्यूम, तब अपन अज्यूम करेंगे रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड, राइट। ये मैंने वर्ड अच्छे से यूज किया है ऑलमोस्ट, क्योंकि कभी भी कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो रिवर्स भी आएगा, इसलिए कभी कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। इट इज नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। इफ Kc is less than or equal to 10 की पावर -3, देखो मैं इसमें काफी, मतलब अगर ये 10 की पावर 2 भी होता तब भी मैं अज्यूम कर लेता, मैं तो 3 लेके उसको बड़े सेफ साइड में अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर मुझे Kc का वैल्यू 10 की पावर -3 गिवन है, मतलब रिएक्टेंट आर मोर देन द प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है देन अज्यूम, ये भी देन अज्यूम द reaction moved in forward direction to very little extent, मतलब अगर ये वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम है रिएक्टेंट से, ये बोलते हैं। तो केसी के वैल्यूज को देख के मैं काफी सारे रिएक्शन में ये बता सकता हूं, अगर ये 10 की पावर 2 या 10 की पावर -2 भी होता तब भी मैं यही अज्यूम कर लेता, मैंने आपको बताया। लेकिन हमने 10 की पावर 3 रखा हुआ है ताकि अपन बड़े सेफली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए।
अगर 10 की पावर 3 है तो मैं कहूंगा अगर ये 10 की पावर 3 है मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन। अगर 10 की पावर -3 है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा का मतलब है रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी नहीं है अगर 10 की पावर -3 होगा तो। ऐसे बता सकते। तो एक तो ये वैल्यूज, ये तो अपन हमेशा ही ध्यान रखेंगे, ये वाले पॉइंट से हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं, चेंज इन केपी और केसी व्हेन रिएक्शन चेंजेस एज, मतलब अपन रिएक्शन को चेंज करेंगे, इज चेंज्ड एज। पहले अपन एक एग्जांपल लिख लेते हैं फिर अपन चेंज की बात करेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है, सपोज मैंने लिखा PCl5 है, इक्विलिब्रियम में है PCl3 प्लस Cl2 के साथ। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, अगर ये सारे के सारे गैसेस हैं, क्योंकि ये जनरली गैसेस होता है डिकम्पोज करके ऐसे, तो इसके लिए मैं Kp भी लिख सकता हूं और Kc भी लिख सकता हूं। सपोज Kc मैंने लिखा PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5 लिखा। तो मैं ए पॉइंट लिखता हूं, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, रिएक्शन इज रिवर्स्ड, देन जो Kc होगा ना अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन Kc डैश वो लिख देते हैं उसे, देन Kc डैश विल बी इक्वल टू 1/Kc। मतलब अगर मुझे ये वैल्यू गिवन है, मैंने इस रिएक्शन को ऐसे लिखा, रिवर्स का मतलब है मैंने लिखा PCl3 प्लस Cl2 इज लाइक दिस, मैंने ऐसे रिएक्शन को लिखा, तो अपन क्या करेंगे, concentration of PCl5 divided by concentration of Cl2 into concentration of PCl3 तो लिखोगे, इसके लिए Kc डैश जो लिखोगे और वो इसका इनवर्स ही तो है। तो अगर कोई रिएक्शन के लिए मुझे Kc गिवन है और इस रिएक्शन को आपने रिवर्स किया, तो मैं उसके Kc को भी इनवर्स कर दूंगा। फिर मुझे सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इसका Kc गिवन है तो इस रिएक्शन के Kc को मैं इसी को 1 अपॉन कर दूंगा, वो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उस रिएक्शन के। If a reaction is multiplied by integer n, by integer n, then कोई भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उस केस में अपन कहेंगे ठीक है, जो नया Kc होगा ना, Kc डैश ले लेते हैं, न्यू Kc विल बी Kc डैश। तो अपन ने जैसे ऐसे लिखा कि जब आप रिवर्स करोगे तो मैं क्या करूंगा, तो अगर किसी रिएक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, इससे किसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो नया Kc होगा, Kc डैश होगा, ये पुराना Kc था जो इसका था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरी मर्जी, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसको स्क्वायर बना दो। तो जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपन Kc डैश लिखेंगे, इसको हटा देता हूं मैं, रिवर्स करने के बाद अपन को पता चल गया क्या है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा ट्वाइस ऑफ PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl2, तो आप क्या लिखोगे Kc डैश के लिए, आप लिखोगे PCl3 टू द पावर ऑफ 2 PCl2 टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय PCl5 टू द पावर ऑफ 2, यही तो लिखोगे अपन। इन दोनों में रिलेशन बना सकते हो, इसमें और इसमें, Kc डैश और Kc। कहेंगे Kc डैश जो होगा ना, ये सभी स्क्वायर हो गए ना, इसका मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूं, एन उसका जो भी इंटीजर से आपने मल्टीप्लाई किया ना, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, Kc का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर किसी रिएक्शन को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, तो मैं नया Kc जो उस रिएक्शन का होगा ना, जो पुराना Kc है उसका उसी इंटीजर का पावर लिख दूंगा।
तो मेरा नया केसी डैश, राइट। सी वाला पार्ट, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा। इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय इंटीजर n, आप किसी एक इंटीजर n से उसे डिवाइड कर लो, देन तो जो नया केसी डैश आ जाएगा ना अपने पास, केसी डैश दैट विल बी इक्वल टू, अब डिवाइड करके चेक कर लो। मान लेते हैं कि अपन ने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये रिएक्शन है, इसको अपन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये रिएक्शन था, 2 से डिवाइड करके ऐसे लिखेंगे, तो ये भी 1/2 हो जाएंगे, फिर ये भी 1/2 हो जाएंगे, फिर और ये भी फिर 1/2 हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, भाई केसी, जो नया केसी डैश होगा ना वो केसी का 1/n टाइम्स हो जाएगा, तो ऐसे लिख लेंगे। तो अगर मुझे रिएक्शन का केसी गिवन है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करो या किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो या किसी इंटीजर से डिवाइड करो, तो जो नया केसी बनेगा ना वो मैं बता सकता हूं क्या बनेगा। तो फिर वेरिएबल टू राइट, अगर आप सिर्फ रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो मैं केसी को 1/, कर दूंगा नए रिएक्शन के लिए। अगर आप किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो नया केसी जो होगा वो पुराने केसी का पावर n, जिसने इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। तो अगर आप रिएक्शन में कोई चेंज करते हो तो मैं केसी में चेंज करूंगा, वो अपन ने चेक किया कैसे। इट विल रिमेन कांस्टेंट, अभी भी वो कांस्टेंट है क्योंकि ये नंबर्स जो आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कांस्टेंट ही तो है, सो केसी कांस्टेंट ही रहेगा, बट उसके वैल्यू चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ क्लियरली कि भाई अपनी तरफ से कोई रिएक्शन को मल्टीप्लाई नहीं कर देना, कि अगर अपन को गिवन है ऐसे कैलकुलेट करो N2 + 3H2 है ना, गिव्स यू ट्वाइस ऑफ NH3, इसके लिए केसी कैलकुलेट करो। ये अपन को गिवन है कि भाई इसका केसी कैलकुलेट करो, हमने कहा चलो रिएक्शन को ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, 3H2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो गया, तो इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई अमोनिया का प्रिपरेशन ही तो है, लेकिन दोनों का केसी अलग अलग। अगर मुझे इस रिएक्शन का केसी गिवन है तो मैं इसके लिए उसे यूज नहीं कर सकता, इसके लिए यूज करना होगा तो मुझे केसी का स्क्वायर करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिएक्शन जैसे गिवन होगा अपन वैसे ही उसका केसी लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है भाई। अब एक और पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल रिएक्शंस। सीक्वेंशियल एक्चुअली सीक्वेंशियल रिएक्शंस जो होते हैं, मैंने आपको मतलब सारा पार्ट बताया, यूनिट भी बताया, किससे इंडिपेंडेंट होता है, सारे फैक्टर्स से के इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट होता है एक्सेप्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर पर वेक्टर फैक्टर होता है। फिर अभी अपन ने वैल्यूज से अपन काफी कुछ बताएंगे, वो अपन को न्यूमेरिकल्स में पता चलेगा। ये भी सारा पार्ट अपन को न्यूमेरिकल के लिए चाहिए, बट हमको केसी का रिलेशन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, राइट ना। तो हमने ये नहीं कहा कि केसी में चेंज आ रहा ड्यू टू नंबर ऑफ मोल्स, नहीं, आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया, सब तो चेंज कर रहे हैं आप, तो कोई नंबर ऑफ मोल्स से थोड़ी चेंज आएगा, वो तो आपने रिएक्शन ही चेंज कर दिया। जो रिएक्टेंट पहले डिकम्पोजिशन हो रहा था PCl5 का, इक्विलिब्रियम लाने के लिए अब फॉर्मेशन हो जाएगा रिवर्स करोगे तो रिएक्शन ही चेंज कर दिया। तो मोल्स तो वही रहेंगे, लेकिन रिएक्शन को अगर रिवर्स करोगे तो आप केसी का इनवर्स लिख दोगे फिर, है ना। तो वो अपन को पता है कैसे। सीक्वेंशियल रिएक्शंस का मतलब होता है, अब सीक्वेंस का मतलब है कि आप कोई सीक्वेंस बनाने वाले हो, इसका मतलब एक से ज्यादा रिएक्शन की बात करने वाले हो। सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब एक से ज्यादा रिएक्शन। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन होते हैं व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ one of the reaction, the reaction is used as a reactant in the other reaction, in the other reaction, in the other reaction.
अदर रिएक्शन, तो उनको बोलते हैं अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन, इज कॉल्ड सीक्वेंशियल रिएक्शन। वैसे तो अपने पास काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन अपन को केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में कुछ एग्जांपल लिखने हैं तो अपन लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मान लो मुझे ऐसे गिवन है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई ऐसा एग्जांपल चूज करते हैं जो अपन मतलब काफी फेमिलियर हो उस एग्जांपल से, सो दैट कि हमको कोई प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है, हमारे पास अगर ऐसे कोई एग्जांपल गिवन है, दैट इज सपोज मेरे पास गिवन है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज अ डाइप्रोटिक एसिड, अपन सबको पता है कार्बोनिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड। अगर मैं कार्बोनिक एसिड को डिसोसिएट करूंगा वाटर में, तो इट विल गिव H प्लस साइन एंड HCO3 नेगेटिव साइन। इसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, वीक एसिड होंगे तो इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, तो इसमें अपन को गिवन है इसका KC1। अब ये जो है डाइप्रोटिक है, तो इसने एक प्रोटॉन दे दिया, अभी भी इसमें एक प्रोटॉन है, दैट इज अ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट एक प्रोटॉन दे सकता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, HCO3 नेगेटिव जो है वो भी डिसोसिएट होके H प्लस आयन देगा और कार्बोनेट आयन देगा, ये भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा। तो इसके लिए मेरे पास KC2 है, तो अपन से पूछा जाएगा कि अगर ये दोनों रिएक्शन गिवन है, तो अपन को पता है दिस इज, इसमें ये प्रोडक्ट इसमें रिएक्टेंट जैसे यूज हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंशियल रिएक्शन, जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट में सीक्वेंस बनाया, मोल्स कंजर्व होता है लाइक दैट। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में अपन क्या करेंगे, तो अपन से कहेंगे भाई कैलकुलेट द KC फॉर H2CO3 is in equilibrium with twice of H plus I plus CO3 2 नेगेटिव। ऐसे अपन को फाइनल रिएक्शन गिवन होता है कि इसके लिए KC बताओ क्या होगा एक्सप्रेशन, तो अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास ये दोनों गिवन है और इसका KC अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, KC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3, ये इस रिएक्शन का KC है जो आपने मुझसे पूछा है। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप मुझे ये बता दो, यहां पर मुझे गिवन है, तो इसके लिए KC मैं ऐसे लिखूंगा, concentration of H plus ion into concentration of HCO3 negative ion divided by concentration of H2CO3, that will be equal to, ये होगा KC2 जो होगा वो this into this divided by this होगा, that is a carbonate ion divided by होगा bicarbonate। तो इसके लिए मुझे KC1 गिवन है, इसके लिए KC2 गिवन है, मुझे बताना है KC in terms of KC1 and KC2, मुझे बताना है KC in terms of KC1 and KC2। तो क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों से मैं ये रिएक्शन कैसे बता सकता हूं, तो अपन कहेंगे बता सकते, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें अपन क्या करेंगे, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये रिएक्शन मिलेगा, तो कर देते हैं KC2। अगर मुझे इन दोनों का वैल्यू गिवन है, तो इसका वैल्यू मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता दूंगा कि इस इक्वेशन का वैल्यू KC का वैल्यू कितना होना चाहिए, अब बता सकते हैं। थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा आ रहा होगा, विद इन 5 मिनट्स वो ठीक हो जाएगा, 5 to 10 मिनट्स में, वो सनराइज की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना, वो ठीक हो जाएगा। सो वी गेट लाइक दिस, नाउ वी कैन से दैट ऐसे ही किसी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे में रिएक्टेंट जैसे यूज होगा और उन दोनों रिएक्शन के KC से हमको गिवन होगा कि किसी और रिएक्शन का KC कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे वी गॉट। अब मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, एग्जांपल 2 ले लेता हूं, मेरे पास गिवन है ऐसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास PCl3 plus Cl2 is in equilibrium with PCl5, एक इसके लिए KC1 गिवन है, और एक मुझे गिवन है H2 plus Cl2, it gets converted into HCl, ऐसे इसके लिए मुझे KC2 गिवन है।
पता नहीं क्या कहा था और क्या समझना है। आपने कहा था कि डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम केसी इंडिपेंडेंट होगा, तो फिर रिएक्शन इन रिवर्स करने से केसी चेंज कैसे हुआ? मैंने ये थोड़ी कहा था कभी कि रिएक्शन रिवर्स करने से केसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैंने ये कहा था डायरेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कुछ भी, तभी तो केसी को 1/kc लिख रहा हूं कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही ना, वो सिर्फ इन्वर्स हो रहा है। भाई हमें तो केसी ये पता है कि प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट बताओ तो क्या है। ऐसे थोड़ी करेंगे कि नहीं भाई रिएक्शन को किसी भी तरफ से अटेंड करो इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट मेरे लिए वही रहेगा जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ऐसे थोड़ी होता है, वरना फिर अपन केसी के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट क्यों कहेंगे? समझे? तो अपन ऐसे करते हैं। सो अपन को गिवन है कैलकुलेट केसी फॉर, मुझे ऐसे रिएक्शन की, तो अपन ने कहा ठीक है भाई बताओ कि इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो PCl3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स यू PCl5, इसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम बताना है आपको, प्लस H2। तो अपन कहेंगे बता देंगे, कोई बात नहीं। ये जो फाइनल रिएक्शन है ना, ये फाइनल रिएक्शन मुझे बता रहा है कि आपने HCl को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और H2 को राइट हैंड साइड में। इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन को आपने रिवर्स किया है। और इसमें PCl3 लेफ्ट हैंड साइड पे है और PCl5 राइट हैंड साइड पे, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे केसी डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना है तो मैं ऐसे कर दूंगा KC1 इंटू 1/KC2, क्योंकि आपने इसको रिवर्स किया होगा तो वो 1/, हो जाएगा। तो अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है मैं कर दूंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। PCl5 है डिवाइडेड बाय PCl3 इंटू Cl2 है, और उसके बाद अपन यहां पर लिखेंगे इसके लिए HCl का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। तो इन दोनों से क्या करें कि इसका केसी बन जाए। इसका केसी क्या होगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर इंटू दिस। तो इन दोनों में क्या करना चाहिए, इसको इन्वर्स करके दोनों को, इसको इन्वर्स करो और दोनों को ऐड कर दो। जब आप किसी रिएक्शन को ऐड करते हो नया रिएक्शन बनाने के लिए, तो आपको केसी का मल्टीप्लिकेशन करना होता है ऐड करने से। तो इसको रिवर्स करो तो इसका केसी 1/, हो जाएगा और फिर दोनों को ऐड कर देना तो ये रिएक्शन बन जाएगा। समझ में आया? यस। अगर ये समझ में आया तो ठीक है भाई, फिर मैं मतलब कुछ एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ ऐसे। मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है ना? अब मतलब एक क्वेश्चन आपसे लिखवा लेते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं तुमको क्या करना चाहिए सीक्वेंशियल रिएक्शन में। तो मेरे पास एक ऐसे रिएक्शन गिवन है और आपको मुझे बताना है कि कैसे उसमें केसी लिखेंगे। तो एग्जांपल 3 ले लेता हूं। इसमें सपोज मुझे गिवन है दैट इज N2 plus 3H2 is an equilibrium with twice of NH3, ऐसे क्या है। और फिर मुझे गिवन है दैट इज विल राइट दैट कि भाई N2 plus O2 gives you is an equilibrium with twice of N, right? तो मुझे गिवन है दैट इज कि कैलकुलेट केसी, इसके लिए KC1 गिवन है और इसके लिए KC2 गिवन है। तो कैलकुलेट KC फॉर दैट इज विल राइट दैट, ऐसे अपन बना लेते हैं भाई, दैट इज ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस O2 gives you twice of NO plus 3H2, ऐसे बना दो। तो नया केसी बता देना। एक और लेता हूं। अब मतलब कुछ ऐसे ना भाई, कोई भी रिएक्शन अपन बनाएंगे, अब कोई जरूरी थोड़ी है कि रिएक्शन ही लिखो, आप कैसे भी पूछ सकते हो, ऐसे भी पूछ सकते हो। एग्जांपल 4 में अपन को गिवन है A is an equilibrium with twice of P, ऐसे लिखते हैं। Then I'll write that C plus D gives you that is twice of A.
तो मुझे इसके लिए KC1 गिवन है और इसके लिए KC2 ऐसे ऐसे कैलकुलेट KC4 this reaction, that is so that Kc for twice of C plus twice of D in equilibrium with A plus 2B, ये बताना है Kc for this reaction। तो अपन कहेंगे बता देंगे इसके मोलर कोफिशिएंट देख के और इसके मोलर कोफिशिएंट देख के ये पता चल गया मुझे कि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, बाद में आपने ऐड कर दिया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इधर लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे और फिर आपने ऐड किया तो ये बन जाएगा। और जब आप किसी केसी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे नया केसी क्या बनाऊंगा, उसको स्क्वायर बनाऊंगा। तो केसी ऑफ द रिएक्शन इज KC1 इंटू KC2 का स्क्वायर, ये है भाई, लिख देंगे। दैट इज KC1 आपने 3 दे रखा है और 9 का स्क्वायर दे रखा है। लो भाई मेरा आंसर। इस टाइप से अपन को छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेंगे, वी आर एबल टू राइट दैट। सो दैट इज अबाउट द सीक्वेंशियल रिएक्शन। इस टाइप से अपन से कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशन करवा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होगा तभी अपन ऐसे कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केपी एंड केसी। तो ये केपी और केसी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक छोटा मोटा टर्म्स होता है, जैसे अपन कुछ टर्म्स ऐसे पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस रिएक्शन एंड हेटेरोजेनियस रिएक्शन। तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट। व्हेन a reactant and product are in same physical state, a reactant and product are in same physical state, are in same physical state, तो इसको अपन कहते हैं होमोजेनियस रिएक्शन। एग्जांपल में अपन लिख सकते हैं भाई, N2 भी गैस है, H2 भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, सेम फिजिकल स्टेट। CH3COH लिक्विड है, C2H5OH भी लिक्विड है, दोनों से जो कंपाउंड बनता है वो एस्टर है, वो भी लिक्विड है, और जो वाटर बनेगा वो भी लिक्विड है। सो दिस इज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो विल राइट दैट तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट। तो लिखेंगे अपन फिजिकल स्टेट ऑफ reactant and product are different, product are different, ठीक है। So physical state will be different, so we can write that example. Decomposition of calcium carbonate, solid होता है, डिकम्पोज करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, वो भी सॉलिड है, और CO2 बनेगा, वो गैस है। तो अगर एक भी फेज डिफरेंट है तो से हेटेरोजेनियस रिएक्शंस। अगर एक भी फेज डिफरेंट है, जैसे इसमें सॉलिड वहां गैस है, तो इट इज डिफरेंट।
Fe, that is solid, dissolvent wise of HCl, that is aqueous. We'll get FeCl2, that is aqueous, and H2 gas. So ये भी heterogeneous हो गया equilibrium. You know that how to write the Kp and Kc for both reactions. मुझे बताने की जरूरत नहीं, डेल्टा Ng कैलकुलेट करने कैसे करते हैं बताने की जरूरत नहीं, you know everything. अब अपन रिएक्शन की बात करते हैं और कंसेप्ट्स की बात। पहले अपन Kp और Kc में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि कैसे एक्सप्रेशन लिखना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फिर जब फैक्टर्स अफेक्टिंग करेंगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में अपन फिर हमारे पास कोई लिमिट नहीं होगा कंसेप्ट को रोकने का, अपन कुछ भी उसमें पढ़ सकते। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम अपन को पता है क्या होता है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम अपन को पता है क्या होता है। उसमें कुछ पढ़ने का था नहीं, बस ये है कि भाई अगर आप पूछोगे कभी तो मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो मतलब अपन को लगेगा सर आपने कोई बताया तो नहीं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनियस क्या होता है। तो अब अपन लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर केसी। पहले अपन केसी की बात करते हैं। सो कैलकुलेशंस एंड एक्सप्रेशन फॉर केसी, calculation and expression for Kc. For Kc. ठीक है, अपन एग्जांपल्स में केमिकल इक्विलिब्रियम में सारे क्वेश्चंस ना मोल्स से ही कैलकुलेट होते हैं, मोल्स से ही कोरिलेट किया जाता है। इन केमिकल हम कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं बिकॉज एक्टिव मास इज नथिंग बट द मोलैरिटी। मैंने आपको बताया एक्टिव मास मींस मोलैरिटी। सो ये जो एक्टिव मास होता है दैट इज नथिंग बट द मोल्स पर लीटर। तो अगर मुझे एक्टिव मास कैलकुलेट करना है, द एक्टिव मास ऑफ, सपोज ऐसे हमको गिवन है the active mass of 3 gram of N2 in 2 liters। ठीक है, एक्टिव मास मतलब मोलारिटी, तो मोलारिटी कैलकुलेट कर दूंगा 3 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 200 ml। लो भाई हो गया एक्टिव मास। कोई प्रॉब्लम, ये बात मैंने पहले भी बताया हुआ, मैंने जस्ट रिवाइज किया एक बार। अब मतलब सारे क्वेश्चन अपन जो सॉल्व करेंगे वो मोलारिटी और मोल्स में डिफरेंस होता है। एक बात ध्यान रखना, मोल्स और मोलारिटी में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है किसका, तो अपन को पता है जब आप मोल्स कहोगे तो मुझे पता है क्या होता है डिफरेंस। मोल्स और मोलारिटी क्या डिफरेंस है अपन को पता है। ठीक है, और वैसे भी मैं बताऊंगा भी आपको। चलो देखते हैं मैंने। सो एक्सप्रेशन फॉर केसी डायरेक्टली रिएक्शन लिखते हैं। अब उसमें लिखने की जरूरत क्या, राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस एंड दैट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्सप्रेशन लिखो। मेरे पास ना एक रिएक्शन गिवन है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी गिव्स यू 4C एंड इट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। मुझे पता है कि इसी एक्सप्रेशन लिखना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ C to the power of 4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A to the power of 2 B to the power of 3, अपन सबको पता है, बस इनमें से कोई सॉलिड नहीं होना चाहिए। अगर सॉलिड होगा तो मैं बताऊंगा आपको, वरना अज्यूम करो केसी में कि वो लिक्विड या फिर आपने गैसियस स्टेट ले रखा है। अगर कोई सॉलिड होगा तो मैं लिखूंगा, तब आप उसे सॉलिड अज्यूम करना। तो यहां पर जो अपन लिखते हैं ना वो एक्टिव मासेस होते हैं। अच्छा अच्छा, आप मोलारिटी की बात कर रहे हो, मोल्स पर लीटर। ठीक है, मुझे रिएक्शन में पहले जो लिखना है वो देखते हैं अपन, फिर मैं बताता हूं। मुझे ना इनिशियल मोल्स गिवन है, इनके इनिशियल मोल्स गिवन है, क्वेश्चन में मुझे गिवन थे
इनिशियल मोल्स, इसका भी 1 मोल गिवन था, इसका भी 1 मोल गिवन था। मोल्स 1 मोल का मतलब हुआ कि उनके मॉलिक्यूलर मास के बराबर वेट इन ग्राम्स, अगर ग्राम की बात करनी है तो। अभी रिएक्शन शुरू नहीं किया तो वो 0। अब किसी भी रिएक्शन में ये कितना रिएक्ट करेगा, ये कितना रिएक्ट करेगा, भाई है हमारे पास 1 मोल, कंप्लीटली कंज्यूम तो हो नहीं सकता क्योंकि इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, नो लिमिटिंग एजेंट्स। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, मुझे ये इनिशियल मोल्स आपने दे रखे, मतलब एक वेसल में आपने ए के मोल्स 1 डाल दिए और बी के मोल्स भी 1 डाल दिए। अब इन दोनों में रिएक्शन होगा, भाई रिएक्शन होगा तो अपन कहेंगे भाई ये कौन कौन से कंपाउंड है जो रिएक्ट करते हैं, कैसे, किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे। तो किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे ये तो हमेशा रिएक्शन ही बता सकता है कि क्या बनता है इनके रिएक्शन होने से। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, मतलब जो मोल्स रिएक्ट करेंगे वो रिएक्शन के हिसाब से होंगे, मतलब इनका कितना कितना रिएक्ट करेगा 1 मोल में से, वो कौन डिसाइड करेगा, मोलर कोफिशिएंट डिसाइड करेंगे। तो रिएक्टेड ये कितना रिएक्ट करेगा, जब इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो इसके 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 3/2 रिएक्ट करेगा। इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो इसके 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर इसके 2x रिएक्ट करेंगे तो इसके 3x रिएक्ट करेंगे। तो इसका 2 मोल्स जब इसके 3 मोल्स रिएक्ट करेगा तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, 4 मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, टू अटेन द इक्विलिब्रियम मतलब जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए इसका 2x मोल्स रिएक्ट करता है टू अटेन इक्विलिब्रियम, तो इसका 3x मोल्स रिएक्ट करेगा टू अटेन इक्विलिब्रियम, तो इसका 4x मोल्स बनेगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये बनेगा। तो इनिशियली मेरे पास 1 मोल था, मोल्स आफ्टर रिएक्शन लिख लेता हूं मैं। तो भाई इनिशियली मेरे पास 1 मोल था, ये तो आपने इनिशियली वेसल में डाल दिया था। रिएक्शन किसके हिसाब से होगा, मोलर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, और फॉर्म किससे होगा, मोलर कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसका 2x रिएक्ट करेगा तो इसका 3x रिएक्ट करेगा तो इसका 4x बनेगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो 1 था, 2x रिएक्ट कर गया तो बचा कितना इक्विलिब्रियम पे, 2 - 6 मोल्स, 1 - 3x मोल्स बच गया। इक्विलिब्रियम पे 1 था, 3x रिएक्ट कर गया, ये 4x बन गया एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये जो वेसल होगा जिसमें अपन ने ए और बी डाला था, इसका कोई वॉल्यूम तो दोगे आप। V इज इक्वल टू सपोज हमको 5 लीटर गिवन है, तो अपन कहेंगे भाई ये अगर 5 लीटर है तो आप कह रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट में तो मोल्स पर लीटर लिखा जाता है। तो जो केसी में मुझे सी का कॉन्सेंट्रेशन वहां पर लिखना होगा ना, वो मुझे 4x का वैल्यू नहीं लिखना होगा, 4x डिवाइडेड बाय 5 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है वहां पर मुझे मोल्स पर लीटर सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर 5 लीटर मुझे गिवन है तो मुझे वहां पर मोल्स पर लीटर लिखना होगा। तो मैं क्या करूंगा, उधर सी का कॉन्सेंट्रेशन जो उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये मोल्स थे मेरे पास, ये जो थे मेरे पास मोल्स थे, सो वहां पर सी का कॉन्सेंट्रेशन जो मैं लिखूंगा वो मोल्स पर लीटर लिखना होगा इसके अंदर। तो मैं यहां पर 20 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी वॉल्यूम मुझे गिवन होगा, दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी जो मुझे वहां लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो वहां लिखना है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो वहां लिखना है। क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एक्टिव मास, और एक्टिव मास मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी मतलब मोल्स, ये आपके पास मोल्स हैं 4x, 1000 डिवाइडेड बाय आपको 5000 करना होगा। तो आप उसे किससे डिवाइड कर दे रहे हो, 5 से, लीटर से, तो मोल्स पर लीटर आ जाएगा। ये मोल्स हो गए किसमें, 5 लीटर में, तो फिर पर लीटर कितना होगा, डिवाइड बाय 5। तो इसका मतलब है मुझे सी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय वी, डिवाइड बाय वी और डिवाइड बाय वी कर लेना चाहिए। तो मुझे सी की जगह क्या प्लेस करना होगा, 4x डिवाइडेड बाय v टू द पावर ऑफ 4 ऐसे बनाना होगा। तो अगर मान लो ये मेंशन नहीं होता, तो अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम मेंशन नहीं है
तो आप अपने आप 1 लीटर ले। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम मेंशन नहीं है तो टेक 1 लीटर फ्रॉम योर साइड, वो अंडरस्टूड होता है, फिर अपन को जरूरत नहीं पड़ती। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि हमको वॉल्यूम मेंशन नहीं है, तो अपन वहां पर 1 लीटर लेके सॉल्व करेंगे ना। इसका मतलब वॉल्यूम इज 1 लीटर, इसलिए आपने नहीं दिया, इसका वैल्यू 1 था, तो फिर डिवाइड करने की जरूरत क्या है। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए Kc अपन लिखेंगे, Kc विल बी इक्वल टू दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C, सो 4x डिवाइडेड बाय V टू द पावर ऑफ 4, 1 minus 2x divided by V to the power of 2. This is 1 minus 3x divided by V to the power of 3. So what I got it? 4x square, 4x to the power of 4 divided by 1 minus 2x to the power of 2 into 1 minus 3x to the power of 3 into वॉल्यूम यहाँ पर क्यूब था, तो वहां 4 यहाँ 5, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास into 1 by V, ये बचेगा। वहां V to the power of 4 होगा और यहाँ पर V to the power 5 होगा, तो वहां इनवर्स होगा अपने पास, तो अपन इसको ऐसे कर सकते, ये अपने पास आ जाएगा। कॉमन लेंगे ना यहाँ, तो आपको पता है अगर v इधर ना टू द पावर ऑफ 5 होगा, सो v टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड बाय v टू द पावर ऑफ 4, आपको पता है क्या करना है, वो अपने पास है। ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। अब अगर ये एक्सप्रेशन अपन को लिखना आता है तो Kc विल बी इक्वल टू 4x टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1 minus 2x टू द पावर ऑफ 2 into 1 minus 3x टू द पावर ऑफ 3 into v बच गया अपने पास, ये बच गया। तो वॉल्यूम अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ 5 लीटर जैसे अगर गिवन होता है तो यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं और बता देते भाई ये एक्सप्रेशन है, अब बताओ आपको क्या करना है। अगर x दे दो तो मैं Kc कैलकुलेट कर देता हूँ, वॉल्यूम भी देना पड़ेगा जो भी, अगर वॉल्यूम मेंशन नहीं है तो 1 लीटर ले लूंगा। ऐसे अपन को Kc एक्सप्रेशन लिखना होता है। अब मैं एक और Kc एक्सप्रेशन लिख के बताऊंगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको अपन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि ये लिखना सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। इनिशियल मोल्स आप मुझे दोगे, ये मोल्स मैं केमिकल रिएक्शन से लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के हिसाब से लिखे थे मैंने ये, और आफ्टर द रिएक्शन ये जो लिखा अपन ने वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अज्यूम किया अपन। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो एग्जांपल 2 ले लेता हूं मैं। सपोज मेरे पास N2 गिवन है, आप मुझे लिख के बताओ इसके लिए Kc। N2 plus 3H2 will be in equilibrium with twice of NH3। वॉल्यूम मुझे V is equal to 2 liters गिवन है, ये मुझे 2 मोल्स गिवन है, ये मुझे 1 मोल गिवन है इनिशियल मोल्स। तो मुझे Kc एक्सप्रेशन लिख के बताओ, उसके लिए Kc एक्सप्रेशन क्या होगा। वो इनिशियल मोल्स गिवन है। हो गया।
ओके, चलो फिर अपन लिखते हैं। अब मेरे ख्याल से एक बार और ओपन करते हैं। ठीक है, चलो सबसे हो रहा है। ठीक है, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, इक्वेशन लिख के बताने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन बस चेक कर लेंगे हमें आ गया तो, क्योंकि बहुत सारा पार्ट अपन को डिस्कस भी करना है, मैं खुद ही बहुत सारा पार्ट बताऊंगा आपको। इसमें आप x मोल रिएक्ट करोगे तो इसके 3x मोल्स रिएक्ट होंगे, इसके 2 मोल्स 2x मोल्स बनेंगे। तो ये 2 माइनस x हो जाएगा, ये 3 माइनस 3x हो जाएगा, 1 माइनस 3x हो जाएगा, 1 था 3x रिएक्ट किया, और ये 2x बनेगा। तो मैं kc लिख लूंगा इसमें। अब इसको भी डिवाइड बाय v कर लेता हूं, डिवाइड बाय v कर लेता हूं, डिवाइड बाय v कर लेता हूं। अभी अपन को 2 लीटर के बने, तो एक्सप्रेशन अपन लिख लेंगे, दैट इज NH3 टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर ऑफ 3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2। ये अपन को गिवन है। तो NH3 का कंसंट्रेशन हो जाएगा 2 बाय V टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय H2 अपने पास 1 माइनस 3x टू द पावर ऑफ 3 डिवाइड बाय V भी करेंगे अपन टू द पावर ऑफ 3, और N2 करेंगे अपन 2 माइनस x डिवाइड बाय V, ये आ जाएगा अपने पास। तो मेरे ख्याल से सभी लोग एक्सप्रेशन बना लिए हैं। Kc इज इक्वल टू 2x टू द पावर ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 3x टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 माइनस x मल्टीप्लाई बाय अपन ने क्या किया v और टू द पावर ऑफ, सो v स्क्वायर आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास। आई थिंक एवरीबॉडी नोस हाउ टू कैलकुलेट, राइट। तो अब मेरे पास ऐसे बता देंगे अपन कि भाई वॉल्यूम अपन को गिवन है, केसी का एक्सप्रेशन अपन ने सीख लिया। ठीक है, अब मान लेते हैं मुझे एक क्वेश्चन ऐसे गिवन है, ठीक है ना। अब अपन एक छोटा मोटा ऐसे न्यूमेरिकल टाइप कर लेते हैं ताकि अपन को लगे कि हाँ हम सीख रहे हैं कुछ। मुझे मान लो क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर अपन को ऐसे कुछ गिवन होगा, कुछ ना कुछ ऐसे गिवन होगा। The total moles of ammonia formed in the reaction is, मतलब ऐसे गिवन है। पर कोई क्वेश्चन ये दिया था और अपन से पूछा गया कि भाई इसके इनिशियल मोल हमें गिवन थे, और बोला गया कि मोल्स ऑफ अमोनिया इन द रिएक्शन इज NH3 at equilibrium is सपोज करते हैं 0.4 मोल्स। तो अपन कहते हैं भाई ठीक है 2x इज इक्वल टू 0.4, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.2 उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, केसी निकाल देते हैं, और वॉल्यूम आपने दे रखा था 2 लीटर। अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब आप टेंशन मत लो, मुझे एक बार बस आप ये सीख जाओ ना, क्योंकि अब मुझे ये वाला पार्ट तो पूरा एंटायर केमिस्ट्री में चलता रहना है। हो सकता है कभी रिवीजन में मैं गैसियस स्टेट में भी इसको यूज करूं। भाई कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है ना इक्विलिब्रियम पे, तो आपने कहा था कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए डाल्टन्स लॉ में मिक्सचर ऑफ गैसेस का, मतलब इक्विलिब्रियम गैसेस के लिए मैं डाल्टन्स लॉ अप्लाई करूंगा, इनमें चेंज नहीं हो रहे ना, उनके कंसंट्रेशन कांस्टेंट है ना। नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए अपन बोलते हैं ना, क्योंकि उस वहां अपन बोलते हैं कि मोल्स चेंज नहीं होने चाहिए, तो यहां नहीं हो रहे, इक्विलिब्रियम पे तो मान सकते हैं ना। तो मैं आगे कभी डाल्टन्स लॉ में भी इसको यूज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सपोज मुझे ऐसे गिवन है, मैंने आपसे कहा मेरे पास a प्लस 2b इज एन इक्विलिब्रियम विद c, दैट इज c प्लस d। मुझे इनिशियली इसका भी 1 मोल गिवन है, इसका भी 1 मोल गिवन है, इनिशियल मोल्स। So initially 1 mole each of A and B are given है, initial moles ये given है वाले, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मुझे given है ऐसे, at equilibrium concentration of B is, अपन लिखेंगे that is equilibrium पे जो concentration है B is twice of, और इसको अपन ऐसे concentration of ऐसे कर लेते हैं अपन कि भाई concentration of B is half of C। तो एक मिनट रुकना है, तो अब B इज हाफ ऑफ C, मतलब C को आप ट्वाइस बताने वाले है ना।
तो अपन ऐसे करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ B इज थ्राइस ऑफ C लिख लेता हूं, ऑफ C ऐसे एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है भाई, हमें क्या फर्क पड़ेगा। आप ये कर रहे हो कि ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा है उसको, ऐसे आपको थोड़ा ये डायरेक्टली सीखना पड़ेगा। ये x बनेगा इक्विलिब्रियम पे, ये भी x बनेगा, ये 1 - 2x होगा और ये 1 - x होगा इक्विलिब्रियम पे। मतलब मैंने ये वाला पार्ट उठा दिया। अब लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अगर x रिएक्ट करेगा तो ये 2x रिएक्ट करेगा, तो ये x बनेगा, ये x बनेगा। और फिर अपन को कहा गया कैलकुलेट केसी। तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने इसमें वॉल्यूम नहीं दिया, हाँ, तो अज्यूम करो 1 लीटर, क्या प्रॉब्लम है। तो अपन कहेंगे अब इसमें मेन पार्ट अपने लिए बस यही था, concentration of B is equal to thrice of concentration of C, ऐसे लिखना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब आप मुझे ये कह रहे हो कि 1 - 2x is equal to 3x, 3 into concentration of C ना। तो मेरे पास आया 1 - 2x is equal to 3x, मतलब 1 will be equal to 5x, so x will be equal to 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 0.2। x का वैल्यू आ गया तो कैसी आ गया, Kc इज इक्वल टू, क्योंकि वॉल्यूम दिया नहीं इसलिए 1 लीटर आपने साफ साफ कहा है, मैंने Kc कैलकुलेट कर लिया। x Kc मतलब लिखने की जरूरत नहीं, वैसे आप सबको पता है अपन को। आप लिखोगे concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B to the power of 2 मोलर कोफिशिएंट्स ना। तो अपन लिखेंगे दिस इज x into x divided by 1 minus x into 1 minus 2x का स्क्वायर। वॉल्यूम आपने दिया ना, इसलिए मैंने 1 शिफ्ट किया। तो अपन लिखेंगे x is 0.2, so 0.2 into 0.2 डिवाइडेड बाय 1 minus 0.2 मतलब 0.8, और ये 2 into 0.2 मतलब 0.4, so 1 minus 0.4 मतलब 0.6, so 0.6 का स्क्वायर। लो भाई, अपने पास आंसर आ गया, बाकी आप कैलकुलेशन कर लो। बाकी अपन सब कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे क्या मतलब मिस्टेक नहीं करना, और क्या। तो अपन कैलकुलेशन लिख सकते हैं कि हमें क्या करना है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर कोई सॉलिड दिया होता तो अपन अज्यूम नहीं करते। अभी आपने कोई फिजिकल स्टेट नहीं लिखा, मतलब सारे के सारे केसी एक्सप्रेशन में आएंगे। हमें केसी लिखना आ गया, छोटा मोटा कैलकुलेशन आ गया कि भाई कैसे, अगर अपन कैसे कोरिलेट करके आप मुझे किस टाइप से क्वेश्चंस दोगे वो पता चल गया। अब अपन इसमें चेक कर सकते हैं, दैट इज, अब मैं इसको हटाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन था जो अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको हटाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब मान लेते हैं अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास गिवन है H2 plus Br is in equilibrium with twice of HBr। मुझे ना इसके इनिशियल मोल्स 1 गिवन है, इसके भी इनिशियल मोल्स 1 गिवन है, ये 0 गिवन है। अब इक्विलिब्रियम मोल अपन सबको लिखना आ गया, इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी x, तो इसके 2x बनेंगे, तो बचेगा कितना 1 minus x, 1 minus x, ये 2x एट इक्विलिब्रियम। मुझे इसके लिए केसी गिवन है, मैं क्या करूंगा, ऐसा लिखूंगा केसी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HBr, मतलब 2x। वॉल्यूम नहीं दे रहा मैं, वॉल्यूम गिवन होगा तो यू नो हाउ टू यूज इट। इसमें वैसे भी डेल्टा एनजी 0 है, केसी लिखो या केपी लिखो बात बराबर है, वॉल्यूम कैंसिल होता है। डेल्टा एनजी 0 है मतलब केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा।
इधर मैं लिखूंगा 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये मेरे पास आया 10 की पावर माइनस 10 की पावर 8 विल बी इक्वल टू 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का बी स्क्वायर। तो मैं ले सकता हूँ 10 की पावर 4 विल बी इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय, मैंने इसका रूट ले लिया स्क्वायर का, 1 माइनस एक्स। सो x विल बी इक्वल 1 माइनस एक्स इंटू 10 की पावर 4 विल बी इक्वल टू 2x। मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मैं इसको लिखूंगा दैट इज 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4x इज इक्वल टू 2x। सो मेरे पास आया ये 10 की पावर 4 विल बी इक्वल टू 10 की पावर 4x प्लस 2x ना। सो x अपन ले लेते हैं, तो इसमें अगर 10 की पावर 4 का मतलब हो गया 10,000 x प्लस 2x, तो ठीक है भाई 10,000 is equal to 10,000 to x. So x will be equal to that is 10,000 divided by 10,000 to 2. इसका वैल्यू जो आएगा ना वो आएगा 0.9999 इस टाइप से आएगा। कितना आएगा 0.9, तो ऑलमोस्ट 1 आ गया। x का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आ गया। 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 जैसे ही तो है, बस ये थोड़ा सा बड़ा है तो अपन ने उसको 0.9999 ऐसे कर, तो अपन कहते हैं इतना सॉल्व करने की जरूरत ही क्या थी। आपने कहा था अगर केसी का वैल्यू 10 की पावर 3 हो तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो आप बता देते ना इनमें से कि x का वैल्यू अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, मतलब ये नेग्लिजिबल बचे होंगे। भाई x का वैल्यू अगर 0.9999 ऐसे है तो ये कितना बचा होगा, सब्स्टिट्यूट करके देख लो। तो अपन कहते हैं ये नियरली 2 हो जाएगा क्योंकि ये x का वैल्यू नियरली 1 आ गया। 1 नहीं है, थोड़ा सा छोटा है। हमने तो ये कहा कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन कभी कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं हो सकता ना इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। भाई केसी को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फेवर्ड है, मतलब ये ज्यादा बनेगा ये कम, लेकिन मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ रिएक्शन कंप्लीट होता है, कभी नहीं हो सकता। इसका वैल्यू मैं बोल दूंगा कि नियरली 2 हो जाएगा, लेकिन इनको 0 नहीं बता सकता। इसको मैं बोल सकता हूँ नियरली 2 होगी, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ऐसे लिख लेता दूसरे एग्जाम्पल में, मान लेते हैं तो ये तो आपने 10 की पावर 8 दिया था, अगर 10 की पावर 3 भी होता तो भी मैं नेग्लेक्ट कर लेता और मैं कहता कि भाई x का वैल्यू नियरली 1 के आसपास होगा। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, मतलब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसमें चेंज नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दूसरा बना रहा हूं। अपने पास गिवन है इसका वैल्यू 1, ये पूरा हटा रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमें आपने ये कहा था कि अगर केसी का वैल्यू 10 की पावर 3 हो या उससे ज्यादा हो तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। चलो भाई कर दिया, तो दोनों का 1 1 मोल्स था, इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी x, जितना है ऑलमोस्ट सारे रिएक्ट कर गया। अब बताओ अपन, तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, आपने इनिशियल मोल्स दिया ना, ये इसका x मोल्स रिएक्ट करेगा तो इसका भी x मोल रिएक्ट करेगा और इसका 2x बनेगा, होगा तो यही ना। इसका 1 मोल होगा, इसका 0.5 माइनस x इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और ये 2x रहेगा। सिंस द वैल्यू ऑफ Kc is very high, so a reaction is assumed to be almost completed.
मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि रिएक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 की पावर 8 है ना, 3 होता तब भी अपन एज्यूम करते कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आपने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में। बट फ्रॉम गिवन डाटा we can say that x will be less than 0.5। अब कुछ भी कर लो, x का वैल्यू 0.5 नहीं हो सकता। क्यों? अगर x का वैल्यू 0.5 हुआ तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा ना, और वो हो नहीं सकता क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट होता ही नहीं इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। अगर कोई रिएक्ट करेगा तो बनेगा भी। भाई ये तो अपने पास ज्यादा था, ये कम है ना, तो ये डिसाइड करेगा कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। x का वैल्यू अगर रिएक्शन आप कंप्लीट भी कर दो तो x का वैल्यू 0.5 होता। 0.5 हो नहीं सकता क्योंकि कोई लिमिटिंग रीजन नहीं होता इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो फिर तो अपन कहेंगे x 0.5 तो नहीं हो सकता, लेकिन नियरली 0.5 जरूर होगा। वो क्यों? तो अपन कहेंगे नियरली 0.5 इसलिए ना क्योंकि ये वैल्यू हमको बता रहा है कि रिएक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ तो भाई ऑलमोस्ट कंप्लीट करो, लेकिन आप किसी को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अपन कहेंगे x का वैल्यू 0.5 तो नहीं है, लेकिन नियरली 0.5 जरूर है। x का वैल्यू 0.5 तो नहीं है, लेकिन नियरली 0.5 जरूर है। will be less than 0.5. So by value of Kc is equal to 10 to the power 8, we can say x is nearly 0.5 or x is almost equal to 0.4999 like that, ऐसे कुछ रहा होगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देख लो। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, वॉल्यूम दिया नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर आएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर। कोई 10 की पावर 8 होगा और x स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 माइनस 0.5x, इधर अपन लिखेंगे तो प्लस x स्क्वायर और अपन लिखेंगे माइनस दैट इज और x माइनस x और रीअरेंज करके x कैलकुलेट करते हैं, यू विल गेट द वैल्यू अराउंड 0.49। मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा ही क्यों? मैं तो क्वाड्रेटिक तभी सॉल्व करूंगा जब मुझे बाकी कोई रास्ता नहीं होगा मेरे पास। और क्यूबिक इक्वेशन तो भूल ही जाओ कि मैं कभी सॉल्व करूंगा। तभी तो अपन ने पॉइंट नंबर 4 लिखा था। मैं इस वैल्यू को देख के हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, ये देख के कि ये मुझे ये बता रहा है कि रिएक्शन को और 10 की पावर 8, मैं तो 10 की पावर 3 में भी यही करता। आपने लिखवाया है 10 की पावर 3 में भी यही करता। तो अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू इतना ज्यादा है कि रिएक्शन को कंप्लीट हो जाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन आप रिएक्शन को कितना भी कंप्लीट करो, कोई लिमिटिंग रीजन थोड़ी हो सकता है इसमें। हाँ तो भाई इस वैल्यू को देख के मैं ये बता सकता हूं कि ये लिमिटिंग रीजन ये कम है और ये ज्यादा है, लेकिन x का वैल्यू इसके आसपास ही रहेगा, इससे छोटा नहीं होगा। कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपन पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। तो अगर मैं ये चेक कर लूं कि x का वैल्यू ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास होगा, तो इसका मतलब है therefore what I can write 1 minus x is nearly 0.5, 2x is nearly that is 1 minus x is 0.5 इसलिए क्योंकि x का वैल्यू मैंने ऑलमोस्ट 0.5 लिया, तो 2x is nearly 1, मतलब दिस इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ, मैंने क्या बता दिया, H2 बता दिया, मैंने आपको कंसंट्रेशन ऑफ HBr बता दिया, 2x कितना होगा। मतलब अगर मुझसे क्वेश्चन में ये वैल्यू देख के ये पूछते ना कि बताओ कंसंट्रेशन ऑफ HBr कितना है, मैं अपने आप ही बता देता ये 1 होगा इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन 0.5 बचेगा, और इसका कंसंट्रेशन अगर पूछते तो मैं कैलकुलेट कर लेता ऐसे। ये कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट करते और मैं ऐसे बता देता Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HBr का स्क्वायर, और HBr इज 1 स्क्वायर।
HBr का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेता, 10 की पावर 8 विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर अपॉन 0.5। Br2 कितना मुझे कैलकुलेट करना है और ये मुझे 0.5 गिवन है। आप देख लो वैल्यूज कितना आ रहा है, 0.5 इंटू 8 और वो भी 1 बाय, मतलब 0.5 इंटू कितना आ रहा है अपने पास Br2 का कॉन्सेंट्रेशन। Br2 इज इक्वल टू, सो Br2 इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है दैट इज 1 बाय 0.5। 1 बाय 0.5 का मतलब हो गया 1 बाय 10 बाय 5 इंटू 10 की पावर -8 और 10 बाय 5 मतलब 2। 0.5 को हटाया तो मैंने 10 ऊपर लिखा, 0 ऊपर लिखा इंटू 10, तो 10 बाय 5 राइट ना। तो 0.5 अपने पास आया, 10 बाय 5 मतलब 2 इंटू 10 की पावर -8, मतलब ये आया मेरे पास 2 इंटू 10 की पावर -8। अब पता क्या है 2 इंटू 10 की पावर -8 क्या है, ये है, मतलब 0.5 माइनस x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की, ये Br2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, 0.5 माइनस x एंड दिस इज गिवन टू मी 2 इंटू 10 की पावर -8। सोच लो आप x कैलकुलेट करो इससे, मतलब 0.5 से आप क्या माइनस करो 2 इंटू 10 की पावर -8, 0.5 के नियरली हो गया, तभी तो आप ऐसे लिख रहे हो x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.49999। तो अगर आप मुझे ऐसे दे दोगे कि भाई इसमें इसकी वैल्यू को देख के मैं बता सकता हूं कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है, मान लिया आपने कहा कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना चाहता था, और सॉल्व भी करता तो ऐसे ही आंसर आता है, इसका आप सॉल्व करके भी देख लेना, कैलकुलेटर से कर लेना, क्या फर्क पड़ेगा, एक बार कैलकुलेट करके तो देख लें, तो कर लेना। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, अगर मैं दूसरे एग्जांपल में, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा है, ये अपन को कोई डाउट नहीं, मान लेते हैं आपने -8 लिखा है, अब बताओ क्या करें, तो कहेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं गया, भाई ये मुझे यही गिवन है, लेकिन केसी आपने बहुत छोटा दे दिया, और 10 की पावर -3 होता तब भी अपन यही करते जो अभी करने वाले हैं। ये दूसरा एग्जांपल है अपने पास, अगर ये 10 की पावर -8 होता तो अपन कहते केसी इज वेरी लो, so the reaction is almost assumed to go forward little extent, but from the given data I can say that, अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं क्योंकि फिर अपन ऐसे ना उसको सेंटेंस थोड़ा अच्छा लिखा रहे तो ज्यादा अच्छा है, आपके पास ऑलरेडी है जो अपन ने पहले लिखा है। सो अगर ये वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड गया ही नहीं, so assume to, so the reaction is assumed a reactant favorable, मतलब रिएक्टेंट की तरफ ही रहना चाहता है, एंड इट शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन to very little extent, अगर अपन कहेंगे बहुत कम गया, नेग्लिजिबल कम गया, thus we can say x is very very less, जब रिएक्शन फॉरवर्ड गया ही नहीं तो अपन लिख देते हैं भाई, तो अपन कहेंगे ऐसा नहीं लिखना है इसमें, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं गया तो इक्विलिब्रियम कैसे आया, अपन सिर्फ इसमें बता सकते हैं प्लस और माइनस में,
वो 2x में थोड़ी बता सकते हैं भाई, रिएक्शन गया तो ना, इक्विलिब्रियम तो बताया ना आपने कैसी है, अब वो कितना एक्सटेंड कम किया वो हमें मतलब नहीं है। इसको देख के पता चल रहा है रिएक्शन बहुत कम गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाँ तो ठीक है ना, 0.5 जो ऑलमोस्ट 0.5 माइनस एक्स को ऑलमोस्ट 0.5 ले लो, तो एक्स का वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल आ रहा ना, एक्स का वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल आ रहा ना। बट 10 की पावर -3 होता तब भी मैं कहता अगर रिएक्शन बहुत फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम गया गया तो, लेकिन ना इक्विलिब्रियम तो आया ना, 2x का कुछ तो वैल्यू होगा, हाँ वो अपन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन x बहुत छोटा है उसको देख के मैं ये बता सकता हूँ, तो x को निगलेक्ट करो, 2x को क्यों निगलेक्ट करेंगे, हाँ तो ठीक है अपन लिखेंगे ऐसे, kc is equal to 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू 0.5 माइनस x। सो kc जो अपन को गिवन है ना, दैट इज 10 to the power of 10 की पावर -8 विल बी इक्वल टू 2x का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 0.5, सो 0.5 उधर लेके जाता हूँ, सो 0.5 मतलब 1/2, सो 0.5 इंटू 10 की पावर -8 विल बी इक्वल टू 2x का स्क्वायर। इसको अपन ऐसे डिवाइड बाय 50 कर लेते हैं इसको, है ना, तो 50 डिवाइडेड बाय 0.5 को 5 में कन्वर्ट करूंगा तो 10 ऊपर जाएगा, तो इंटू 10 की पावर -10 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। मैंने 50 इसलिए बनाया क्योंकि इसका रूट लेना बड़ा इजी है ना अपने लिए, और रूट लेना पड़ेगा ना, इसको हटाना है। दिस इज ऑलमोस्ट 7.05, सो 7 इंटू 10 की पावर -10 लिख लेता है, और -10 इसका रूट लेंगे तो -10 का -5, दैट इज इक्वल टू आया मेरे पास 2x, सो x इज इक्वल टू हो गया 3.5 इंटू 10 की पावर -5। आप देख लो भाई x का वैल्यू कितना है, आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए निगलेक्ट किया था वहां से, x का वैल्यू बहुत छोटा आने वाला है। अब देख लो x का वैल्यू ऑलमोस्ट कितना है अपने पास, रेशियो 10 की पावर -8 था ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर अपन इसमें 10 की पावर -8 लेके सॉल्व करते, अपन को बड़ा क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करना पड़ता, अपन काफी देर लगाते हैं इसमें, लेकिन अपन अगर केसी का वैल्यू इसलिए तो बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आप कैलकुलेशन में कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, सर ने बता रखा है मुझे। अगर 10 की पावर 3, सर ने तो 10 की पावर 2 के लिए भी बोल रहे थे, हम लोग तो सिर्फ इसलिए कि भाई बिल्कुल सेफ रहे, किसी क्वेश्चन में हमारा कोई गड़बड़ कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 10 की पावर -3 अब 10 की पावर 3 लिखवाया था अजम्पशन लेने के लिए। अब अजम्पशन भी सीखना, इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम तो पूरा अजम्पशन है, अपन कोई कैलकुलेशन, उसके कैलकुलेशन ही होंगे तो कैलकुलेटर से होंगे, तो फिर अजम्पशन करेंगे ना। आप बताते हो ना कि आप तो क्यूबिक भी सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी, क्वाड्रेटिक कभी कभी अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, जब अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो क्यूबिक तो भूल जाओ, कभी अपन सॉल्व करेंगे। बस आपको ये देखना है कि आप करते क्या हो, कैसे सॉल्व करते हो चीजों को, कैसे आप निगलेक्ट करते हो चीजों को, और क्यों निगलेक्ट करते हो। तो ये वैल्यू इतना छोटा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ही नहीं ना, केसी तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो होता है ना, अगर 10 की पावर -3 होता है तब भी अपन कहते हैं कि प्रोडक्ट बना ही नहीं, यहाँ तो 10 की पावर -8 है, लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते ना कि हाँ रिएक्शन हो ही नहीं, इतना छोटा वैल्यू, वो कैसे बोल सकते हो आप, अगर केसी लिखा है इसका मतलब रिएक्शन हुआ, इक्विलिब्रियम भी आया, लेकिन इक्विलिब्रियम में इसका कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr पूछते हैं तो अपन बताते हैं इसको, एक 2x बताते हैं, 7 इंटू 10 की पावर -5 वो HBr का कॉन्सेंट्रेशन 2x, वॉल्यूम लिखा होता तो मोल्स है, अपन कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं, अपन को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। Like that, we solve the question related to the Kc values, right? ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा मतलब अपन ने चेक किया कैसे अपन को बताना है Kp एंड Kc एक्सप्रेशन। अब मैं ना थोड़ा सा अपन Kp के बारे में बात करते हैं, क्योंकि Kc अपन ने काफी बात किया, अब अपन थोड़ा सा Kp के बारे में बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर टर्म। तो एक्सप्रेशन फॉर Kp एंड इट्स कैलकुलेशंस,
for Kp and its calculations. उसके भी कैलकुलेशन देखेंगे। अपन क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं एक इक्वेशन है मेरे पास, गिवन है a plus 2b is an equilibrium with thrice of c। इसको मैं 5c कर लेता हूँ, वो नंबर डिफरेंट के लिए थोड़ा सा ऐसे किया। ये भी गैसियस टर्म है, ये भी गैसियस टर्म है, ये भी गैसियस टर्म है। इसके लिए Kc लिखूंगा तो लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर ऑफ 5, कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर ऑफ 2। और इसके लिए Kp लिखूंगा तो Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर ऑफ 2। ऐसे Kp लिख लेता। मुझे इनिशियली गिवन था कि इसका 2 मोल्स है और इसका 1 मोल है। इनिशियल मोल्स गिवन थे, मैं मोल्स लिख रहा हूं। वैसे अगर अपन को केसी वगैरह प्रेशर टर्म है तो अपन केसी अगर ऐसे गिवन है मुझे इनिशियल प्रेशर, तब अपन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले लिख लो, ये 2 एटमॉस्फेयर है, ये 1 एटमॉस्फेयर है। बड़ा अच्छा है, सारा का सारा गैसेस है, गैस के टर्म में रिएक्ट करवा दो। प्रेशर गिवन तो है, यू हैव टू चेक द पार्शियल प्रेशर्स। ये है नहीं भाई, जिस वेसल में रिएक्शन हो रहा है उस वेसल का वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस वेसल का वॉल्यूम कांस्टेंट है। एक मिनट, तो मैंने फोन दूर रखा और फोन बजा तो मैंने फोन उठाया तो बताते हैं कि रुनवल माई सिटी से बोल रहे हैं होम फ्लैट खरीदने के लिए। तो इतना गुस्सा आया कि कुछ बोल नहीं सकता। तो इतना अच्छा अपना फ्लो चल रहा था और बकवास, मतलब दिमाग खराब कर। चल ठीक है, चलते हैं अपन है। तो अपन ना क्या करेंगे, मैं बात कर रहा था, हाँ अपन प्रेशर की बात, हाँ भाई प्रेशर अगर गिवन है तो केपी में हमको पार्शियल प्रेशर ही तो चाहिए। तो देखो भाई, हमको पता था कि एक वेसल है, उसके अंदर अपने पास ए और बी गैसेस है, इसका वॉल्यूम गिवन है मुझे 2 लीटर्स। अब गिवन कुछ भी एक वॉल्यूम गिवन है नंबर्स, टेम्परेचर 400 केल्विन सपोज कर लिया। अब वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता वरना केसी चेंज हो जाएगा। भाई केपी और केसी सिर्फ टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड करते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर ये गैसेस, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, गैसेस है ना, ठीक है, P इक्वल टू nRT। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है वॉल्यूम वेसल का, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आर तो कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम पे अपन को पता है कि डाल्टन्स लॉ अप्लाई हो सकता है। अपन बात ही नहीं करते, डाल्टन्स लॉ की अपन बात ही नहीं कर रहे, चुप है अपन तो उस पे। अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे ये पता है कि मोल्स के हिसाब से प्रेशर बता सकता हूं मैं अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। आर कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन अगर इसका प्रेशर P डिक्रीज होगा, मतलब मोल्स है, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल्स रिएक्ट करेगा। तो इसका 1 मोल मतलब पार्शियल प्रेशर P अगर इक्विलिब्रियम आने के लिए P रिएक्ट किया तो इसका 2P रिएक्ट करेगा, तो इसका 5P बनेगा। तो एट इक्विलिब्रियम 2 एटमॉस्फेयर था, P रिएक्ट किया इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, तो ये बचा इक्विलिब्रियम पे, ये 1 माइनस 2P बच गया, और ये कितना बना 5P बना। हाँ तो ठीक है, हो गया ना Kp। Kp is equal to partial pressure of C to the power of 5, तो लिखते हैं ना सीधा 5P to the power of 5 divided by 1 minus 2P to the power of 2 into
2 माइनस पी। लो भाई, आप मुझे पार्शियल प्रेशर केपी दे दो, मैं पार्शियल प्रेशर बता देता हूँ पी कैलकुलेट करके। अब पार्शियल प्रेशर दे दो किसी का, मैं केपी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। Like that we can write. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, since volume and temperature is constant, so P is directly proportional to A, इसलिए अपने सॉल्व। मान लेते हैं अपन को ऐसे गिवन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास गिवन है CO2, इनिशियल 0.3 एटमॉस्फेयर। मैंने कहा मैंने ये गैस है, अब CO2 गैस है, ये तो अपन को पता है। मैंने इसमें चारकोल डाला, मतलब कार्बन ऐड किया, दैट्स अ सॉलिड। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया मैंने, ये बना। क्वेश्चन मुझे वर्ड्स में लिखा था, 0.3 moles of CO2 is added to the vessel containing charcoal. The equilibrium is attained as a reaction given. Calculate the Kp of reaction. Kp of reaction if the total pressure at equilibrium is 0.8 atmosphere. ठीक है, अपन कहेंगे पहले इक्विलिब्रियम अटेन करो। ये तो सॉलिड है भाई, ये रिएक्ट तो कर सकता है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं आएगा। ये इनिशियल प्रेशर था, एट इक्विलिब्रियम लिख लेता हूं, फिर से भी लिख सकते थे अपन, वापस लिख लेते हैं रिएक्शन। अगर ये P रिएक्ट करेगा तो इसका 2P बनेगा, तो ये बचेगा कितना इक्विलिब्रियम पे, 0.3 माइनस P। एटमॉस्फेयर अपन को पता है। अब मुझे क्या गिवन है, P टोटल एट इक्विलिब्रियम is equal to how much, partial pressure of CO2 plus partial pressure of CO। ये हो जाएगा भाई, टोटल प्रेशर यही तो होगा भाई, CO2 का कितना प्रेशर है और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना प्रेशर है। मतलब मुझे ये गिवन है, दैट इज 0.3 माइनस P प्लस 2P गिवन है। तो मुझे टोटल प्रेशर, मैं इसको 5 कर रहा हूं, 0.5। मुझे टोटल प्रेशर गिवन है कितना, P टोटल, ये P टोटल मुझे 0.5 एटमॉस्फेयर गिवन है, तो मैंने लिखा 0.5 एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं तो 0.3 माइनस प्लस P। तो मेरे पास आ गया P विल बी इक्वल टू, देयरफॉर P विल बी इक्वल टू 0.5 माइनस 0.3, दैट इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, Kp देख लो, Kp तो रिएक्शन का ऐसे होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। CO का पार्शियल प्रेशर कितना है, 2P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.3 माइनस P। P आपको पता है कितना है, बता दो भाई आंसर। कैलकुलेट करके बता दो, हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन को क्वेश्चंस अगर प्रेशर के टर्म में गए मैंने तो अपन Kp लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा अपन को दिमाग चलाना पड़ेगा या यूज करना पड़ेगा, जब अपन को मोल्स गिवन हो और Kp पूछा,
प्रेशर गिवन है और केपी पूछो तो मैं पार्शियल प्रेशर कोरिलेट कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम। और अगर मान लो मुझे केपी गिवन होता और इस टाइप का कैलकुलेशन करना पड़ा तो 10 पी की पावर 5 पी की पावर 2 और ये पी ऐसे, तो बड़ा अजीब से इक्वेशन बनेंगे, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये दे दो आप केपी, उसका वैल्यू अपन को जरूर गिवन होगा। अगर ये वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा है तो अपन को पता है क्या अज्यूम करना है। अगर वैल्यू बहुत बड़ा हुआ तो पी का वैल्यू जो होगा, इधर 2 है ना, 2p इज नियरली इक्वल टू 1 ले लूंगा। मतलब 2p जो है, क्योंकि ये कम था ना मोल्स, इसका प्रेशर कम था ना, इसका ज्यादा था, तो अपन कहेंगे जो 2p है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। अगर केपी का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उस टाइप से आप देख लो, कभी भी आपको ना क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक इक्वेशन तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, अपन इस वैल्यू से सॉल्व कर देंगे। तो मैं क्वेश्चंस भी काफी सारे बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ चाहता हूं आपको बेसिक आइडिया पता रहे कैसे, इतना भी आइडिया होगा तो अपन मेंस में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, अपन ने केसी और केपी दोनों के लिए अजम्पशन लिखा था, किसी एक के लिए थोड़ी लिखा था। तो एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड इट्स कैलकुलेशन, जब अपन को इनिशियल मोल्स के बना, तो देखते हैं अपन की केपी कैसे लिखते हैं। प्रेशर के टर्म में तो अपन को समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बड़ा इजी है। आप टोटल प्रेशर टाइप ऐसे क्वेश्चन दोगे, हम सॉल्व कर लेंगे। When initial moles are given, when the initial moles are given, चलो देखते हैं कैसे। अब मेरे पास क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, एक एग्जांपल लेते हैं। a+2b is in equilibrium with 5c, ऐसे लेते हैं। मुझे इनिशियल मोल्स गिवन है, इसके 3 मोल्स या इसके 2 मोल्स, इसके 3 मोल्स, ऐसे इनिशियल मोल्स ये 0। अब अपन लिखेंगे इसमें इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम 2 - x, 3 - 2x और ये 5x, these are the moles at equilibrium, these are moles at equilibrium, ये अपन को गिवन है, moles at equilibrium state। तो अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मुझे गिवन है तो मैं इसके लिए वॉल्यूम आप दे दो, मैं केसी कैलकुलेट कर लूंगा। तो केसी विल बी इक्वल टू 5x to the power of 5 concentration of C to the power of 5 into 2x to the power of 1, 2 - x to the power of 1 and 3 - 2x to the power of 2, ये आ जाएगा मेरे पास केसी। अब मैं केपी ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं, Kp will be equal to Kc into RT to the power of delta Mg। इसको कैसे नहीं कर, कोई सॉलिड होगा तो यहां भी नहीं लिखता फिर तुम्हें। सो इट मींस दैट then Kp will be this when the temperature of equilibrium is given, equilibrium state is given। जब मुझे ना टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट गिवन होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले केसी कैलकुलेट कर लेता हूं, नंबर ऑफ मोल से हम केसी कैलकुलेट कर सकते हैं, केपी नहीं, केपी के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं केसी कैलकुलेट कर लेता हूं, क्वेश्चन में टेम्परेचर दे दो, आर का वैल्यू 0.0821 लिख लूंगा, केपी को एटमॉस्फेयर में बता दूंगा, आर का वैल्यू 0.0821 1/12 लेके मैं केपी को एटमॉस्फेयर में बता दूंगा, बिकॉज वो वैल्यू किस में होगी, एटमॉस्फेयर में।
बट ये अपन ए पार्ट लिखते हैं, मैं जैसे लिख रहा था बी पार्ट। इफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज नॉट गिवन, तो अगर टी नहीं गिवन होगा तो फिर क्या करेंगे अपन? फिर थोड़ी कैलकुलेट ये यूज कर सकते हैं। इफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड, टेम्परेचर इज नॉट गिवन, अगर मुझे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर गिवन नहीं है, देन इक्विलिब्रियम प्रेशर मस्ट बी गिवन, प्रेशर मस्ट बी गिवन। या तो P टोटल जिस पे इक्विलिब्रियम आया, या फिर P इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम जिस पे प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर, व्हाट इज द टोटल प्रेशर व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, वो गिवन होना चाहिए। तब तो अपन कहेंगे फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये गिवन होगा इक्विलिब्रियम प्रेशर मस्ट बी गिवन, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो, so that we can calculate partial pressure as, चलो देखते हैं कैसे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करोगे। फॉर अबव रिएक्शन, इसी के लिए करें, total number of moles at equilibrium, number of moles at equilibrium, उसको अपन n टोटल लिख लेते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कर लेते हैं। A के मोल्स कितने होंगे? 2 - x, B का मोल्स कितना हो गया इक्विलिब्रियम पे? 3 - 2x, और C के मोल्स कितने हो गए? 5x। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 माइनस प्लस 2x, ये टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अगर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गया तो मुझे टोटल मोल्स गिवन है, इंडिविजुअल मोल्स गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो ना, टोटल प्रेशर भी गिवन है, डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर दो। फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ कैसे? तो अपन कहेंगे डाल्टन्स लॉ होता है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। क्या होगा? 2x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x इनटू टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ A हो जाएगा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B का प्रेशर कितना होगा? तो अपन कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B 3 - 2x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x इनटू P टोटल हो जाएगा। ऐसे ही मैं पार्शियल प्रेशर C लिख कर लिख लूंगा। अब जब पार्शियल प्रेशर आ गए अपने पास, तो सब्स्टिट्यूट कर दो Kp में डायरेक्टली। Kc क्यों कैलकुलेट करना? इनको सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्टली, फिर Kc क्यों कैलकुलेट करना अगर पार्शियल प्रेशर आ गया तो फिर क्यों कैलकुलेट करना? तो अपन ने एक्सप्रेशन बनाते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, अभी देखना, तो अपन क्या ना, एक एक्सप्रेशन बनाना है मुझे, वो बनाने के बाद अपन को काफी इजी हो जाएगा। अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे देखो भाई, Kp विल बी इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ C। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C क्या होगा अपन को पता है, ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ C, तो 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x इनटू P इक्विलिब्रियम प्रेशर ना, P टोटल या इक्विलिब्रियम प्रेशर कुछ भी लिख लो आप, टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A 2x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x इनटू P टोटल टू द पावर ऑफ 1 पोलर कोएफिशिएंट, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B 3 - 2x
डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x इंटू पी टोटल टू द पावर ऑफ 2 2 गिवन है ना अपन को, हाँ बिल्कुल ये आ गया अपने पास। ये टू द पावर ऑफ 5 है, इधर टू द पावर ऑफ 5 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। मैं इसमें से 5 प्लस 2x कॉमन निकाल लूं क्या? तो अगर मैं kp इज इक्वल टू लिखता हूं तो p टोटल अपन को पता है कैसे, तो आई कैन राइट लाइक दिस है 5x का टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2x टू द पावर ऑफ 1, 2 माइनस x है वो मोल फ्रैक्शन है, 2 माइनस x टू द पावर ऑफ 1 और ये 3 माइनस 2x टू द पावर ऑफ 2 इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाय आया मेरे पास 5 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 2 प्लस 1, ये आया मेरे पास। जरा देखो, मतलब अगर तुमको डाउट होगा तो मैं उसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें जरा चेक करो तुम, अगर कोई डाउट आता है तो। मैंने पी टोटल कॉमन लिया और टोटल मोल्स कॉमन लिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता दो, अगर नहीं आता है तो आई विल वेट फॉर 1 मिनट, आप चेक कर लो। अगर कोई डाउट होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं केपी इज इक्वल टू ये वाला पार्ट तो केसी है ना, केसी, तो मैं इसको केसी लिख लेता हूं और मैं इसको ना ऐसे कर देता हूं पी टोटल, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर है, मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम और टोटल एक ही बात है, अपन ने प्रेशर एट इक्विलिब्रियम या टोटल प्रेशर लिखा था ना। पी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल, ये 5 प्लस 2x नंबर ऑफ मोल्स टोटल मतलब इक्विलिब्रियम मोल्स टू द पावर ऑफ डेल्टा एमजी लिखा आपने। तो अपन कहते हैं सर इतना लिखने की जरूरत क्या थी, सीधा बोल देते आप Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी, और सीधा बोलते हैं आप कि भाई पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। तो आरटी की जगह आप लिख लो पीवी अपॉन दैट इज, यहां पर अपने पास था टोटल मोल्स इज इक्वल टू आरटी, दोनों पे डेल्टा एन जी लिख लेता मैं। तो आप सीधा लिख देते ना, इसकी जगह आरटी की जगह लिख देते ना पीवी अपॉन एन। हाँ तो इसमें वी तो आया ही नहीं, हाँ तो भैया मेरे वी इसमें डिवाइडेड है ना पर लीटर, ये डेल्टा एनजी से कोरिलेटेड है ना, तभी तो उसमें वी नहीं आ रहा है। क्योंकि आप यहां पर जब ये लिख रहे होगे तो अज्यूम किया ना जो वॉल्यूम नहीं गिवन है तो 1 लीटर होता है, वहां वॉल्यूम 1 है, वरना आप यहां पर वॉल्यूम लिखोगे ना, देखो ये वी टू द पावर ऑफ 5 यहां लिखोगे ना डिवाइड बाय वी, तो इधर मेरे पास आएगा 1 बाय वी टू द पावर ऑफ 5 और यहां आएगा 1 बाय वी टू द पावर ऑफ 3, मतलब वी टू द पावर ऑफ ये डेल्टा एनजी आया ना 5 माइनस 3, तो यहां पर इंक्लूडेड है 5 माइनस 3, तो उधर वी नहीं आएगा ना क्योंकि वो केसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है ना पर लीटर में, तो वो केसी में ऑलरेडी है ना अभी, तो मैंने हटा लिया। अब तो लिखो पी टोटल डिवाइडेड बाय एन टोटल, मतलब अगर मुझे ये पता है तो मैं अपने आप ये लिख लूंगा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT, अगर टेम्परेचर गिवन है तो इससे सॉल्व कर दूंगा, टेम्परेचर नहीं गिवन है टोटल प्रेशर गिवन है तो इससे सॉल्व कर दूंगा। भाई ये आपने तभी तो बताया मुझे जब टोटल प्रेशर गिवन हो, और डेल्टा एन जी 0 होता है तो रिएक्शन के लिए केपी कैलकुलेट करो या केसी कैलकुलेट करो एक ही बात है, में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हमें केपी का एक्सप्रेशन
डिपेंड करता है कि भाई ये वाला इक्वेशन यूज करना है या ये वाला इक्वेशन यूज करना है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर गिवन है या टोटल प्रेशर गिवन है। लेकिन ये लिखने से हम ऐसे याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये याद रहेगा हमको। लेकिन इतना लिखने से मुझे ये तो पता चल गया कि इसमें टोटल प्रेशर क्या होगा और टोटल मोल्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम मोल्स। वो कैसे कैलकुलेट करना है वो तो पता चल गया ना मुझे, कि इक्विलिब्रियम मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो मान लो मुझे ऐसे गिवन है, अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लेके, क्योंकि अभी तो अपन सिर्फ एक्सप्रेशंस में बात कर रहे हैं कि भाई एक्सप्रेशन कैसे लिखने हैं और छोटा मोटा न्यूमेरिकल अपन कैसे कर सकते हैं। वो छोटा मोटा क्या है, यही मेंस पार्ट है, मेंस में इससे ज्यादा टफ आएगा भी नहीं। छोटा मोटा क्या मतलब, कंसेप्ट बता रहे हो आप, बिल्कुल आप बस सिचुएशंस डिफरेंट लिखोगे, कंसेप्ट यही रहेंगे। आप मुझे सिचुएशन बना के दिखाओगे कि देखो अपन से ऐसे भी पूछ सकते हैं, अपन से ऐसे सिचुएशन भी ला सकते हैं, है ना। तो अब ये करें कि वॉल्यूम नहीं समझा, डेल्टा एनजी ना, तो इसमें लिख लो ना डेल्टा एनजी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर लिखोगे ना, और डेल्टा एनजी जो है यहां पर जो है ये पर लीटर था ना, लो यहां पर वॉल्यूम है ना पर लीटर, तो वॉल्यूम जो यहां पर जो पर लीटर है ना, इससे क्या आएगा, वी टू द पावर ऑफ 1/5 ना, केपी एक्सप्रेशन, केसी एक्सप्रेशन में आपके पास भी ना ऐसे, केसी इज इक्वल टू 5x टू द वी टू द पावर ऑफ 5, तो वी तो इसमें इन्वॉल्व था ना जो आपने केसी लिखा। ये लो, अब यहां पर क्या बचा अपने पास, ये बच गया, ये 1/v टू द पावर ऑफ 5 है, ये 1/v टू द पावर ऑफ 3 है, तो v टू द पावर ऑफ 3 और v टू द पावर ऑफ 5 इधर, सो v टू द पावर ऑफ 3 डिवाइड बाय v टू द पावर ऑफ 5। ये 3 है ना अपन को कितने, 1/v कॉमन ले लो आप, तो 1/v अगर कॉमन लेता हूं मैं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 हो गया, v टू द पावर ऑफ 2 डेल्टा एनजी। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, डेल्टा एनजी 2 ना, तो ये v टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी जो 2 होगा ना, और ये v टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी 2, और इधर जो v टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी आ रहा ना उस इक्वेशन के अंदर, v टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी, ये दोनों कैंसिल होंगे ना, तो उधर क्यों लिखूंगा, क्योंकि वो तो डेल्टा एनजी मैंने मोल्स पर लीटर केसी में इन्वॉल्व कर लिया, तो वहां क्यों लिखूंगा, इसलिए नहीं लिखा। मैंने आपको सिर्फ याद रखने के लिए बताया था, वरना आप पूरा इक्वेशन करो ऐसे, कि अपन ऐसे ही कर सकते हैं, कितना भी वॉल्यूम दिया हो वो कैंसिल होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना भी दिया हो वो कैंसिल होगा, मतलब इसमें वॉल्यूम एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो वी गॉट दैट। अब मैं एक क्वेश्चन सपोज ऐसे लिखता हूं, अब मान लो तुमको ऐसे एक क्वेश्चन गिवन है मुझे, कैलकुलेट द केपी व्हेन 1 मोल ऑफ PCl5 decompose as PCl5 equilibrium with PCl3 plus Cl2 at 600 Kelvin at atmospheric pressure। कैसे हमें कैलकुलेट करके बताना है कि the moles of Cl2 at equilibrium is 0.2, ठीक है, हमने आंसर लिख लिया।
PCl5 है, इक्विलिब्रियम में डिसोसिएट हुआ तो PCl3 प्लस Cl2 पर ये 1 मोल गिवन था मुझे, 0 0, ये x एट इक्विलिब्रियम, ये x, ये 1 माइनस x। Kp will be equal to Kc into RT to, अब अपन ऐसे और भी लिख सकते हैं, अपन टेम्परेचर मेंशन नहीं है इधर। टोटल मोल्स 1 माइनस x प्लस x, सभी के मोल्स को ऐड किया, 1 प्लस x आया। मुझे मोल्स गिवन है, एट इक्विलिब्रियम मुझे गिवन है, और Kp पूछा है। ऑब्वियसली बात है, मुझे मोल फ्रैक्शन वाली मेथड से करना होगा। क्या करेंगे अपन, तो लिखेंगे Kp विल बी इक्वल टू Kc, Kc क्या होगा इसके लिए, तो अपन कहेंगे x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। मैं लिख लेता हूँ, Kc इंटू टोटल प्रेशर गिवन है तो P टोटल डिवाइडेड बाय N टोटल टू द पावर ऑफ डेल्टा H। तो Kc क्या होगा, मोल्स है ना, x इंटू x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू P टोटल कितना गिवन है, P टोटल डिवाइडेड बाय N टोटल इज 1 प्लस x, और डेल्टा Ng कितना गिवन है अपन को, दैट इज 1, 2 माइनस 1। तो चलो सॉल्व कर देते हैं, मुझे गिवन है x इज इक्वल टू 0.2। कैसे, आपको गिवन है ना, इक्विलिब्रियम पे 0.2 होता है, तो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय कितना, 0.8, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कितना गिवन है अपन को, 1 एटमॉस्फेयर, और टोटल मोल्स 1 प्लस 0.2, 1.2। डेल्टा Ng कितना गिवन है, 1। लो भाई सॉल्व किया, अपना आंसर आया 1/24 आ रहा होगा। ये अपना आंसर आ गया, लिखा ना एटमॉस्फेयर कंडीशन पे वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, मतलब टोटल प्रेशर इज एट इक्विलिब्रियम इज 1। ये अपना Kp का कैलकुलेशन था, है ना, कि भाई नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो Kp कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल पैरामीटर। इससे अपन को फर्क नहीं पड़ेगा कि अपन को वॉल्यूम कितना गिवन है, ठीक है। अब ये तो एक्सप्रेशन है, नाउ वी कैन राइट। आपको एक्सप्रेशन लिखना आ गया Kc के लिए, Kp के लिए अगर पार्शियल प्रेशर गिवन है, और Kp के लिए जब अपन को नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। अब लिखते अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन डिस्टर्ब द केमिकल इक्विलिब्रियम। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन, अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इसको देख के अपन को पता चल रहा है, अगर डेल्टा Ng 0 होता तो Kp और Kc बराबर हो जाते हैं, फिर तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, वो अपन को पहले से पता। फैक्टर्स अफेक्टिंग में द वेरी फर्स्ट फैक्टर विल राइट द कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की बात करते हैं। इन अ रिएक्शन मुझे गिवन है N2 प्लस 3H2 is in equilibrium with twice of NH3 on increasing। अपने इसके लिए अपन को पता है Kc will be equal to concentration of NH3 to the power of 2 divided by concentration of N2 into concentration of H2 to the power of 3। ये अपन को गिवन है। अगर इसको बढ़ाऊंगा तो रेशियो कम हो जाएगा, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट Kc विल रिमेन कांस्टेंट। Kc चेंज नहीं होता कंसंट्रेशन चेंज करने से। ऑन इंक्रीजिंग concentration of N2 reaction shift forward ताकि वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए।
on removing N2, reaction will shift backward so that this value will remain constant. इनमें से किसी को भी चेंज करो आप, इस वैल्यू को, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, तो फिर ये रिएक्शन अपने आप उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे कि ये वैल्यू जो है, जो रेशियो है, वो इसके बराबर ही रहे. दैट्स ऑल. क्योंकि Kc नेवर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, Kc नेवर डिपेंड ऑन एनी फैक्टर्स एक्सेप्ट टेम्परेचर. वो अपन को अच्छे से पता है. टॉप लाइन में लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम. अब अपन कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे. कंसंट्रेशन पार्ट में अपन डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे. अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, इसको रिमूव करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, इसको ऐड करोगे तो बैकवर्ड आएगा, लाइक दैट. तीन होता है. मैं केस बात करूँ. अपन मोस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम, अब अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म में. तो अब अपन यही रुक जाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट अब तुम्हारा भी क्लास होगा, दूसरा क्लास होगा. हाँ 6:30 पे क्लास है, इसलिए रुक रहा हूँ, चिंता मत करो, है ना. ठीक है. तुम्हारे भी मतलब आज ही होगी, मतलब एक आध दिन होती होगी तो 3 क्लास, हमारी 4-5 हो जाती है ना. तो अपन देख लेंगे. तो आज अपन ये रुक जाते हैं. दिसंबर में जो पोर्शन है उसमें इक्विलिब्रियम आएगा पूरा, चेक करना पड़ेगा. केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा आना चाहिए. ओसी का शुरुआत करेंगे. अब केवीपीवाई में तो पढ़ ही रहे हो तुम लोग ओसी, है ना. तो वो करेंगे. और एग्जाम आएंगे, जिसके कुछ लोग बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं 4 जन से, तो उससे पहले मैं ऑर्गेनिक वाला पार्ट खत्म कर दूंगा. नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी इसको खत्म करते हैं ना. केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करने के बाद अपन डाउट्स. कल फिर अपना क्लास है, सैटरडे है ना, सैटरडे को अपना क्लास है. 14 दिसंबर से स्कूल एग्जाम शुरू है. नहीं, सिलेबस तो मतलब थोड़ा डिले ही होगा क्योंकि स्कूल में तो कुछ भी चलता रहेगा उसमें, लेकिन सिलेबस तो थोड़ा सा डिले होगा, सभी जगह डिले होगा. मेरा लेक्चर होगा तो अपन 4:15 to 6:15 कल या सैटरडे को. कल तो अपना लेक्चर नहीं होना चाहिए, सैटरडे को होगा. फ्राइडे सैटरडे दोनों ही दिन है. अच्छा, कल है, ठीक है. तो अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसको थोड़ा खत्म करते हैं, इसको ब्रेक नहीं करते. संडे तो भूल जाओ यार, मैं तो छुट्टी लेने के मूड में हूँ. तुम लोग कह रहे हैं संडे को, चलो ठीक है, देखते हैं. अभी तो बंद करते हैं. थैंक यू. पढ़ो, कल पढ़ेंगे.